चलो इसमें परिभाषा बता दो मैं पहले भैया, क्या है परिभाषा बता दो मुझे, बताओ पीछे भाई। बनाई गई नियम, अपन ने परिभाषा लिखी थी ना, अपन सिंपल तो कह रहे हैं, देखो उसने बताया, इनने बताया कि संविधान कह सकते कि किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था या राष्ट्र को चलाने के लिए नियम और नियमों का संग्रह संविधान है जो आपको चलाए। जैसे स्कूल के नियम क्या होते हैं, स्कूल के नियम होते हैं कि 7 बजे आना है, ड्रेस में आना है, क्या ड्रेस फॉलो करना है, इस टाइप से। तो संविधान क्या है, संविधान एक प्रकार से नियम है या नियमों का संग्रह है जो आपको बताता है कि आपको करना क्या है, और जो आपको क्या देगा, आपको कुछ अधिकार प्रदान करेगा, कुछ राइट्स प्रदान करेगा, और कुछ क्या प्रदान करेगा आपको, कुछ आपकी क्या होंगे, दायित्व होंगे। दायित्व यानी अपन कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके कर्तव्य क्या होंगे, ये भी तो बता रहा है संविधान। एक तो वो बता रहा है जो आपको मिले हैं, अगर आपको अधिकार नहीं मिलेंगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको मौलिक अधिकार ना दे तो आप रोड पे जा ही नहीं पाओगे। अगर आपको अधिकार ना मिले तो रोड पे, आप रोड पे गए, बंद कर दिया जेल में। भाई रॉल एक्ट क्या था, यही तो था कि अगर हमें आप पे शक होता है तो हमने आपको जेल में डाल दिया। कब तक डालेंगे ये नहीं पता, तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून इसको कहा गया, आपके मौलिक अधिकारों को। तो यहां पर अपन कहेंगे कि संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, तो व्यक्तियों को कुछ दायित्व भी उस पर सौंपता है। साथ ही साथ एक ऐसी व्यवस्था का निर्गमन या ऐसी व्यवस्था को बनाता है जो व्यवस्था राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। जैसे सरकार, सरकार क्या है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बनाएगी कौन, सरकार, हम और आप। अभी बनाई नहीं है सरकार, ठीक है भाई, वोट अपन ने दिया है, भले किसी को दिया हो, लेकिन पार्टिसिपेट तो किया अपन ने, ठीक है। ये एक कंडीशन बताती है। अपन ने डिस्कस किया था कि संविधान का विकास कैसे हुआ, यही किया था कि नहीं किया था, या संविधान का क्रमिक विकास। तो क्रमिक विकास में क्या क्या था, सबसे पहले इसमें आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये आएगा, ठीक है ना, पढ़ा होगा घर पे जाके। तो क्या क्या है फैक्ट बताओ इसके, वही पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा कि इसके अंदर फैक्ट क्या है। चलो हमें लगा कि अंदर जाके पढ़ा होगा। रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आया था, 1773 में। अपन को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी। भाई घाटे में क्यों चल रही थी, कर्मचारी लगातार क्या कर रहे थे, करप्ट थे कर्मचारी। कर्मचारी खुद का व्यापार कर रहे थे, कंपनी का शोषण नहीं कर रहे, शोषण तो अपना कर रहे थे। भाई तुम हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, मान लो हमारी है दवा बनाने की कंपनी, तुम हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, इनने तुम्हें ऑर्डर दिया उस दवाई का, वो दवाई कहीं और से थोड़ी सस्ती आ रही है, तो तुमने वो दवाई हमसे ना मंगा के, कंपनी से ना मंगा के, इनकी कंपनी से मंगा के उनको दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा मिल गया, और तुम्हें सैलरी हम दे रहे। जब ऐसा लगातार होगा तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम कहां तक तुम्हें सैलरी देंगे फिर, तो हमें तो लोन लेना ही पड़ेगा। तो और हम वापस जा भी नहीं सकते, क्योंकि वापस जाएंगे तो दिक्कत है। तो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो लगातार क्या कर रहे थे, कंपनी को लॉस दे रहे थे। लॉस क्या दे रहे थे, पर्सनल व्यापार करके। इनको जो भी जागीरदारी या जमीन मिली थी ना, ये सारी जमीन ये खुद रखे थे अपने पास। जैसे कहें कि क्लाइव की जागीर है ना, 24 परगना, उससे इनकम क्लाइव को जाती थी। या फिर अपन कहें कि 1757 में इन्होंने क्या किया, कौन सा युद्ध जीता, पलासी का। पलासी के बाद 1764 में बक्सर का, इसी समय हुआ था। इसी समय के बीच में क्या हुआ था, एक आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ हैदर अली का और अंग्रेजों का। अंग्रेज हार गए हैदर अली से, या समझो मतलब हार गए थे पहले में, तो वो हारे, तो उनके ऊपर प्रेशर बना कि भाई हैदर अली क्या करेगा, दक्षिण में तो इनका व्यापार हो ही नहीं पाएगा यहाँ पर, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये युद्धों में बिजी भी थे। 1765 से लेकर 1772 तक इन्होंने चलाया भारत में द्वैत शासन। और इसी समय आप देखना 1769-70 में बंगाल में इतना अकाल आया, ऐसा अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा कि लोगों के पास खाने को नहीं बचा। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अनाज इकट्ठा कर लिया अपने कर्मचारियों के लिए, जमींदारों ने खुद इकट्ठा कर लिया, जागीरदारों ने खुद इकट्ठा कर लिया और महंगे दाम पे बेचा, 2 से 3 गुने दाम पे बेचा। आपको खाने को चाहिए, पैसा है नहीं, तो धीरे धीरे करके बंगाल क्या हो गया, पूरी तरह से नष्ट होना शुरू हो गया। या फिर बंगाल का जो धन था वो पूरा धन कहां चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के पास चला गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो घाटे में जा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने आप को बचाना था।
तो उसने लोन की डिमांड की ब्रिटिश संसद में कि हमें लोन दे दो। जब लोन की बात की तो वहां की सरकार ने क्या किया, या सरकार ने किया, वहां पर प्राइम मिनिस्टर थे कौन, ब्रिटेन के इस समय लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ, पामस्टन तो सत्तावनी क्रांति के समय थे, लॉर्ड नॉर्थ ये प्राइम मिनिस्टर थे। इनने जब लोन की अर्जी देखी, तो लोन की अर्जी देखेंगे जब ये, तो उस पर फिर डिस्कस करेंगे। भाई आपकी नौकरी लगी, 50,000 सैलरी मिल रही, फिर भी तुम घर से 20,000 मांग रहे हर महीने, तो 50,000 कहां जा रहे हैं, नहीं पूछेंगे घर वाले कि कहां खर्च हो रहा है। भाई दिखा, हिसाब दो हमें, तब तो मिलेंगे। कि हर बार एक आध बार मांगो मिल जाएंगे, 2 बार मांगो मिल जाएंगे, हर बार मांगो तो मिल जाएंगे, और तुम कमा भी रहे हो तो कहां जा रहे हैं। ऐसे इनके साथ था। तो इसकी जांच की गई, एक गुप्त समिति की स्थापना की गई, और इस गुप्त समिति ने जांच की और ये पाया कि वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, घाटे में चल रही है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही है तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन दिया गया, लेकिन लोन के बदले में कुछ शर्तें थी। वो शर्तें ही कहलाई रेगुलेटिंग एक्ट, वो शर्तें ही कहलाई रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जो फैक्ट है, यहीं से शुरुआत होती है भारत में लिखित संविधान की। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऐसा एक्ट था जिस एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार सुनिश्चित शासन प्रणाली का श्री गणेश हुआ, यानी शुभारंभ हुआ, और यहीं से भारत में संविधान का विकास शुरू हुआ। तो अपन संविधान का विकास जब भी पढ़ते हैं ना, तो यहीं से आता है रेगुलेटिंग एक्ट से, यहीं से हुआ। तो उन्हीं के लिए नियम बनाए ना, तो ये नियम थे, तो ये नियम लागू जो कर्मचारी पर होंगे, तो संविधान ही तो एक प्रकार का, ठीक है, वो कर्मचारी पर लागू होंगे, फिर राष्ट्र पे लागू होगा, ठीक है, इस टाइप से। दूसरा यहां पर ये था, इन्होंने कहा कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कि हम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करेंगे, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करेंगे। कौन से एक फायदा हो गया, चुप बैठे आप लोग, हल्ला हो नहीं हो रहा फ्री फंड का, है ना, ये हो गया। सही कहते कि जब क्लास अपन रिकॉर्ड करो ना, तो बच्चे शांत बैठ रहे थे, ज्यादा नहीं बोलते, प्रेशर हो जाता है, ये इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है वो, ठीक है। तीसरा देखो, ये कहां पर बना, कलकत्ता में। प्रोविजन कब आया, 1773 में। स्थापना कब हुई, बताओ कब हुई, हाँ 1774 में, एक साल बाद स्थापना, तुरंत नहीं होगी, नींव रखी, मतलब प्रोविजन इसमें था। पापा जरा गाड़ी दिला देंगे, अपन इस बार गाड़ी ले लेंगे, तो इस बार ले लेंगे, फसल आएगी तब तो लेंगे, जब आएगी तभी तो लेंगे भाई, तो भाई समय लगेगा। तो ये अब इसके जो इसमें जो था ना, ये 4 मेंबर थे, 1+3। एक यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश था, और जो 3 थे वो अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश कौन था, एंजेला एम्पे, ये नाम कई बार आया है पेपर में। एंजेला एम्पे यहां पर क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। अन्य न्यायाधीश में 3 लोग थे, इनका हम पूरा नाम नहीं कह सकते, लेकिन हमें जहां तक पता है, हाइड, लिमेंस्टर और चैम्बर्स, ये 3 कौन थे, अन्य न्यायाधीश थे। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1974 में की गई, और प्रोविजन किया गया था कब, 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। हाँ, इसमें कुल मिला के 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य था और 3 अन्य थे। जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन थे, एंजेला एम्पे थे, एंजेला एम्पे है, ठीक है, एंजेला एम्पे है। यहां पर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये नाम अगर याद हो जाए तो ठीक है, आएंगे पेपर में तो इतने से ही आ जाएंगे, ठीक है। ये अब तीसरा फैक्ट यहां पर यह है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से अभी जो बंगाल में एक क्षेत्र था या एक किला था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम का जो वो था नीति निर्धारक, या फिर कहें फोर्ट विलियम का जो अधिकारी था, उस अधिकारी को भारत में ब्रिटिश जो स्थान थे, ब्रिटिश जगह थी, ब्रिटिश क्षेत्र थी, उनका अधिकारी घोषित कर दिया। अभी आप ललितपुर में मान लो कोई स्कूल है इनका, या कोई इनका महल है, उसके अधिकारी हो, तो आपको फिर उन्होंने क्या किया, कुछ समय बाद आपको ललितपुर में या फिर पूरे भारत में जहां जहां उनका क्षेत्र होगा, उसका अधिकारी आपको बना देंगे, सर्वे सर्वा बना देंगे।
फोर्ट विलियम किले का नाम है क्या? हाँ कॉलेज भी वही है भैया। हाँ फोर्ट विलियम, पेपर में क्वेश्चन भी आया था, पता नहीं किस में आया था, लेकिन आया था शायद पेट में आया था फोर्ट विलियम का। ठीक है, अब फोर्ट विलियम का जो भी अधिकारी होगा ना, उस अधिकारी को ने क्या किया, अभी भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी, एक बंगाल, एक मद्रास और एक बॉम्बे। ये 3 प्रेसिडेंसियां थी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों का क्या बना दिया, अधिकारी बना दिया। या फिर अपन कहें कि बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज का जो अधिकारी था, गवर्नर था, उसको क्या बना दिया, भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का गवर्नर बना दिया। ब्रिटिश क्षेत्र का गवर्नर बना दिया। ब्रिटिश क्षेत्र का मतलब है ललितपुर है, तो ललितपुर मान लो 4 मोहल्ले में उनका अधिकार है, तो ये 4 उनके क्षेत्र हो गए, पूरा ललितपुर नहीं होगा। अभी इनके हाथ में पूरा भारत नहीं था, जो जो जीत लिया इन्होंने, जहां पर इनका अधिकार था उसी को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या किया, उसका गवर्नर बना दिया। तो यहां से निकल के आएगी गवर्नर की शासन प्रणाली कि भाई कैसे कैसे गवर्नर स्थापित किए गए। ठीक है, तो हेडिंग लोगों रेगुलेटिंग एक्ट, वो हमें नाम याद नहीं आ रहा किसने बनवाया वो पेट। ये तो 18 क्या नाम 1700 के लास्ट में बना था, 1800 शुरुआत में बना था। ठीक है, शुरुआत इसलिए हुई थी कि यहाँ पे जो आईसीएस अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग हो। हाँ हाँ तोड़ा था उसने, वो सिराजुद्दौला ने इसकी 4 दीवारी करने से मना कर दिया था, वही मैटर। वो ये पेट में क्वेश्चन आया है किसने बनवाया था, हमें नाम याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, वो तो एशियाटिक सोसाइटी के वो हैं, हमें याद नहीं आ रहा, मतलब सिलेक्ट करेगा, नाम याद नहीं आ रहा। पेट में क्वेश्चन आया था किसने बनवाया था। ठीक है, अभी हमने नहीं कहा कि पेट में तो क्वेश्चन आया, शायद पेट में ही आया था। एक हेडिंग है ना रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें लिखना, पॉइंट बना के लिखना, तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ ने, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, वो लिखा हुआ है नाम, लॉर्ड नॉर्थ ने कंपनी की आर्थिक स्थिति जानने के लिए, लॉर्ड नॉर्थ ने कंपनी की आर्थिक स्थिति जानने के लिए, कंपनी की आर्थिक स्थिति जानने के लिए एक गुप्त समिति की स्थापना की, एक गुप्त समिति की स्थापना की। इसी समिति की रिपोर्ट पर, इसी समिति की रिपोर्ट पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके निम्न प्रावधान थे, इसके निम्न प्रावधान थे। एक दो तीन चार करके लिखना। नंबर 1, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार सुनिश्चित शासन प्रणाली का श्री गणेश हुआ। श्री गणेश का विलोम क्या होता है, इतिश्री, इतिश्री होता है। सुनिश्चित शासन प्रणाली का श्री गणेश हुआ, श्री गणेश हुआ। नंबर 2, बंगाल के फोर्ट विलियम, बंगाल के फोर्ट विलियम
प्रेसिडेंसी के प्रशासक, बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक 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 को भारत में अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया। फोर्ट विलियम, आराम से भाई, फोर्ट विलियम क्या लगा था अपन ने? क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया, अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया। क्या बनवाया था, लेकिन बनवाया किसने था वो नाम याद नहीं आ रहा हमें। हमें पता है, हमने पढ़ा भी है, कई बार पढ़ा, पैड में क्वेश्चन आया। क्या पार्लियामेंट? पामर्स्टन, वो तो प्रधानमंत्री थे, वो 57 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जैसे क्लीवेंट एटली आजादी के समय थे, ऐसे वो। तो ये बनवाया था, हमें नाम याद नहीं आ रहा, दिमाग से निकल गया, हमारे स्लिप हो गया। ठीक है, पैट में ये क्वेश्चन आया था, पैट में पूछा था, और शायद चौथे नंबर पे डी ऑप्शन था। अब हमें नाम याद नहीं आ पा रहा क्या नाम है, इसी में लिखना। अब मतलब इसमें बनवाने वाला सर्च करना, एक बार गूगल देख करना। फोर्ट विलियम किसने बनवाया, हमें दिमाग में यहाँ नहीं रहा हमारे। अरे ऐसा लिखो कि फोर्ट विलियम कलकत्ता कॉलेज किसने बनवाया, सीधा। हाँ, वो कला कॉलेज ही है। वहां पर आईसीएस की ट्रेनिंग की बात की गई थी, एक बार हुई, फिर नहीं हुई, फिर बंद कर दी ट्रेनिंग। इसलिए बंद कर दी कि भारतीय सीख ना जाएं। अगर अपन सीख जाएंगे तो फिर अपन नहीं करेंगे ट्रेनिंग। ठीक है भाई, उन्होंने भारत में कारखाने क्यों नहीं लगाए, यही तो रीजन था कि अपन सीख जाएंगे। अपन को वो बनाना नहीं चाहते थे आगे। हाँ, तो बैले जली सही है। हाँ, तो बैले जली है, बैले जली ने बनवाया था, सही है, बैले जली ने बनवाया था। ठीक है, इसी में लिखना बारेन हेस्टिंग्स, बारेन हेस्टिंग्स। हाँ, बारेन हेस्टिंग्स, ये लिखा है, बारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, यही था, प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम गवर्नर जनरल था। तो पूछेंगे भारत का प्रथम कौन है, बंगाल का प्रथम कौन है, अपन को ध्यान रखना है। अब देखना, इसके अंतर्गत इन्होंने तीनों प्रेसिडेंसियां कर दी। ये तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन मद्रास भी इसके अंडर कर दी और बॉम्बे भी इसके अंडर कर दी। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियां, ये दोनों प्रेसिडेंसियां किसके अंडर में चली गई, बंगाल के अंडर में चली गई। तो ये क्या कर रहे हैं, शासन का केंद्रीकरण कर रहे हैं, एकीकरण कह सकते हैं अपन। भाई यहाँ अलग अधिकारी होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। अब ये दोनों किसके अंडर में हो गए, बंगाल के अंडर में हो गए। पहले आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, अब आप दोनों हमारे अंडर में आ गए। तो आपका क्या हो गया, केंद्रीकरण कर दिया, विकेंद्रीकरण नहीं किया, केंद्रीकरण कर दिया यहां पर। तो बंगाल में क्या कर दिया शासन, बंगाली क्यों, क्योंकि बंगाल धनी था, बंगाल पर ही अधिकार शुरुआत में किया गया। व्यापारिक केंद्र बंगाल था, इसलिए बंगाल को यहां पर केंद्र में रखा गया। हाँ, मद्रास से ज्यादा था बंगाल, तो तभी तो बंगाल में गए। भैया पेपर में क्वेश्चन आता है यूपीएससी जैसे में कि डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजने का प्रयास किया, जबकि क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज निकाला। भारत की चाबी, जैसे भारत के लॉकर खुले तिजोरी का, तो भारत की तिजोरी की चाबी यहां मिली, यही तिजोरी थी भारत की। ठीक है, ये नहीं थी। या बंगाल के डेवलप होने के कई रीजन थे। ठीक है, कई रीजन से बंगाल डेवलप हुआ। क्लाइव था भाई, डुप्ले कहां फंसा रहा, डुप्ले यहां फंसा रहा और क्लाइव यहां फंसा रहा। अगर ये लोग थोड़े ठीक चलते ना, फ्रांसीसी, तो भारत को आजादी अंग्रेजों से नहीं, फ्रांसीसियों से मिलती। भारत पर अधिकार फ्रांसीसियों का होता, लेकिन अंग्रेजों का किस्मत, अंग्रेजों की क्या रही, सही रही। और वो वेल प्लान्ड थे, बहुत शानदार तरीके से कार्य करते थे ये लोग। ठीक है, अगला फैक्ट लिखना, नंबर 2 या 3 डाल के जो भी है। एक्ट के माध्यम से या अधिनियम के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से
1774 में, 1774 में कलकत्ता में, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे, कहीं कहीं पे ऐसे नाम भी लिखा होगा, एलिजा एम्पे, सर मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। ये तो मेल ही है, सर लगा हुआ है, सर एलिजा एम्पे। पहले हमें लगता था कि फीमेल है, लेकिन अब पढ़ा तो मेल ही मेल मिला हमको हर जगह। नहीं, एलिजा एम्पे को बनाया गया, एलिजा एम्पे को बनाया गया, नाम याद रखना बस। जबकि 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? हाइड, लेमेस्टर्स और चैम्बर्स। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया तथा अन्य न्यायाधीश हाइड, लेमेस्टर्स और चैम्बर्स थे। हाइड, लेमेस्टर्स और चैम्बर्स थे। हाइड, लेमेस्टर्स और चैम्बर्स थे। सबसे पहले न्यायालय ही हाँ, कलकत्ता में यही था। अब वो ऐसे पूछेंगे कितने सदस्यीय न्यायालय था, तो 4 सदस्यीय, 1 मुख्य, 3 अन्य। वो ये पूछेंगे कब बना, किस अधिनियम के माध्यम से, तो 1773। कब बना? 1774। जैसे आप भारत शासन अधिनियम पढ़ोगे ना, तो वहां पर आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का विचार सबसे पहले किस अधिनियम में आया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। फिर वो कहेंगे कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1937 में। उसी को अपन लोग आज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, संघीय न्यायालय को। संघ का मतलब है पूरे भारत का, पूरे संघ का, जो जो उसमें शामिल है उसका न्यायालय, ये कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखना, अगर आप सर्वोच्च न्यायालय गए कलकत्ता और आप यहां पर केस हार गए, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है, हार गए और संतुष्ट तो आप वैसे नहीं होगे, तो फिर आप इसके विरोध में आप अपील कर सकते थे। कहां पर करोगे अपील? अपील करोगे आप लंदन में या ब्रिटेन में, जो प्रीवी काउंसिल है, प्रीवी काउंसिल में अपील करोगे। अभी क्या होता है, अभी भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर नहीं जा पाओगे। इसके ऊपर कौन सा न्यायालय है बताओ? अगर आप जिला कोर्ट में हारे न्यायालय में, तो आप हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट में हारे सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो घर आ जाओगे वापस, इसके ऊपर नहीं जा पाओगे कहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चले जाओ, हॉल हेग में या हॉलैंड में, वहां नहीं जा पाओगे, क्योंकि भारत में न्यायालय का सर्वोच्च स्तर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और भी नीचे है वो अलग है। ये यहां हारे तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में हारे तो सुप्रीम कोर्ट में, और भी होते हैं, मुंसिफ न्यायालय होते हैं, ग्राम न्यायालय होते हैं, मुंसिफ आएंगे इसके बाद, फिर ग्राम न्यायालय आएंगे, ऐसे आते हैं। ठीक है, तो अभी ये एकीकृत प्रणाली है भारत में, और भारत में जो न्यायपालिका वर्तमान में वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो अभी यहां से अगर आपको वो नहीं मिला न्याय, तो आप कहां जाओगे? लंदन के प्रीवी काउंसिल में, या फिर आप कहो ब्रिटेन जाओगे, आप कहां पर जाओगे? प्रीवी काउंसिल में सुनवाई करने के लिए। हाई कोर्ट तो जा नहीं पा रहे अपन, इलाहाबाद 10,000 खर्च होते, वहां गए जाएंगे तो पढ़े लिखे लोग ही जाएंगे, धनवान लोग ही पहुंचेंगे, सामान्य व्यक्ति तो नहीं पहुंचेंगे। अगर तो मिला, अगर मान तुम्हारा केस चल रहा है और तुम्हें इलाहाबाद जाना है, तो 10,000 रुपए नहीं चाहिए कम से कम, कम से कम किराए के लगेंगे, वहां वकील लेगा कि वकील रिश्तेदार है कि फ्री में नहीं लेगा, तो वो डॉक्यूमेंट दिखाए गए थे, तो कम से कम 2, 4, 5,000 तो खर्च हो जाएंगे, और आप हर महीने जाओगे, तारीख मिलेगी आपको, तो यही कर दो जाते 2-3 हजार रुपए। अगर मान लो कोई केस है दहेज प्रथा वाला है, 10,000 रुपए यही कर दो जाते, तो वकील कहेगा दे रहा हो तो नहीं, हमें और काम है, और तुम कहोगे यार मालिक लो। हाँ, वो जाते नहीं है सामान्य तौर पर। सामान्य तौर पर यह है कि अगर आप कोर्ट गए, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने यह है खुद के वकील से बचना। पहली तो यह है कि जो आपका वकील है उससे बच लो पहले, वो ईमानदार होना चाहिए, वो तो तुम्हें बरबबू कुछ भी कर सकता है,
फिर वो क्या कहेगा कि नहीं यार ये पैसा इतना लग रहा है, ऐसे लग रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, हमें और काम है। फिर तुम कहोगे, कहेंगे देखो जमानत तुरंत कराओ, पैसे दो, जमानत करानी है, नहीं तो अभी आदेश हो रहा है, जेल चले जाओगे, कल शनिवार है, परसों संडे है, सोमवार को दीपावली है, मंगलवार को दोज है, तो 5 दिन की छुट्टी है, 5 दिन बंद रहोगे जेल में। तुम क्या कहोगे? तो एक कहावत होती है कि न्यायालय में पहुंचने पर सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अपने ही वकील से बचना है। क्योंकि वकील ही क्या करेगा, वकील केस को आगे बढ़ाएगा, वो ये नहीं चाहेगा कि आपको न्याय मिल जाए। न्याय तुरंत मिल जाएगा तो उसकी इनकम कैसे बनी रहेगी? वो चाहेगा थोड़ा चले, समय से चले। उसका वकील और आपका वकील दोनों क्या है, एक है। एक फिल्म नहीं थी गोविंदा की, हद कर दिया आपने, उसमें जॉनी लीवर का बाप रहता है लड़की की तरफ और जॉनी लीवर रहता है उसके लड़के की तरफ, तो वो दोनों लड़ाते रहते हैं और केस चलता रहता है, लंबा चलता रहता है। तो ऐसे तो वकील में सबसे बड़ी चुनौती यही है, न्यायपालिका में सबसे बड़ी चुनौती है कि आप अपने वकील से बचो पहले। वो सब एक होंगे भाई, वकील आप उनके लिए क्या है, प्रोडक्ट हैं। वो आपको जाने नहीं देंगे, वो आपके केस को लंबा चलाएंगे। जितनी तारीखें होंगी उतना मिलेगा, 200-300 रुपए मिल रहा है ना उनको एक तारीख के, बढ़ाना। भाई आप हमारे कस्टमर हो, हम वकील हैं, हम चाहेंगे अगले महीने फिराओ तुम, फिर चाहेंगे अगले महीने फिराओ, फिर अगले महीने फिराओ, फिर अगले महीने फिराओ। भाई हमारे पास 50 ऐसे हो गए, 50 व्यक्ति हर महीने आ रहे हैं, 200 रुपए हम ले रहे हैं, तो हमारी इनकम नहीं हो गई, एक महीने में हम कमा रहे पैसे। तो भाई तुम्हारा केस निपट जाएगा तो तुम्हारे 49 बचेंगे हमारे पास, तो नुकसान नहीं होगा हमें, हम नहीं चाहेंगे कि नुकसान हो। तो वकील में ये है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसकी अपील की जा सकती थी प्रीवी काउंसिल में, लिखना सर्वोच्च न्यायालय, हाँ सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील, सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी, प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी, की जा सकती थी। की जा सकती थी, यानी हम लोग वहां भी जा सकते थे अपील करने के लिए, ठीक है। किसके विरुद्ध? सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध, कि भैया सर्वोच्च न्यायालय ने हमें ठीक से न्याय नहीं दिया है, आप दो। ऐसे एक लास्ट पॉइंट है, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार करने से रोक दिया गया, बिना लाइसेंस से व्यापार करने के लिए रोक दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार करने के लिए रोक दिया गया। अगर आपको व्यापार करना है तो लाइसेंस ले लो, फिर व्यापार करो, रोक दिया गया। वो ये कह रहे हैं कि आप व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन बिना लाइसेंस के नहीं करो, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जब लाइसेंस लोगे तो हमें पता चलेगा ना कि तुम व्यापारी हो, एक्स नाम का कर्मचारी व्यापारी है, कितना माल इसने बेचा, उस पर टैक्स वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी द्वैत शासन? तो इसलिए चली थी कि बंगाल से पैसा लूटा जाए, किस माध्यम में? जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू पूरा अपने पास रहे, इसलिए चली थी, इसके लिए नहीं आई थी। ये द्वैत शासन चला 65 से लेकर 1772 तक, ठीक है। यही उद्देश्य था इसका कि बंगाल को कैसे लूटा जाए। किस समय? 1764 में तो हार ही गए थे, मुगल बादशाह था बाबू, क्या नाम, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। बंगाल का नवाब कौन था? कौन था बक्सर के युद्ध के समय? मीर कासिम। अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला, ठीक है। और ये हार गए थे तीनों, मुगल बादशाह, शाह आलम, ये तीनों अंग्रेजी सेना से हार गए थे। हाँ, मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, ठीक है, उसने पक्ष में गद्दी त्याग दी थी भाई। 1770 हाँ, वो मंत्री नहीं था, भाई मौसी का लड़का था, परिवार के ही थे वो लोग, तभी तो विरोध हुआ उसका, ठीक है। तो 1757 में पलासी हुआ, 1764 में बक्सर हुआ, और यहाँ पर वो युद्ध चल रहे थे आंग्ल मैसूर वाले। कंपनी चाहती थी कि क्षेत्र हमारा एक हो, और दूसरी बात यह है अमेरिका में आजादी के स्वर चल रहे थे, तो अमेरिका अंग्रेजों को छोड़ना पड़ रहा था, छोड़ना पड़ेगा। जब आप एक जगह की दुकान खाली करोगे तो आप चाहोगे कि कहीं और दुकान किराए पे ले लें पहले से ही,
कि यहाँ खाली करें तो वहां शिफ्ट हो जाएं। तो अंग्रेज यही चाहते थे। और कई बार ये कहा जाता है कि अंग्रेज भारत में राज करने के लिए नहीं आए थे, वो तो व्यापार करने के लिए आए थे अंग्रेज। लेकिन दो विचारधाराएं चलती हैं। एक विचारधारा ये कहती कि अंग्रेज भारत में आए, उनका उद्देश्य था व्यापार करना। एक विचारधारा ये कहती है कि अंग्रेज भारत में आए और उनका उद्देश्य था भारत पर अधिकार करना। एक ये कहती विचारधारा। एक विचारधारा ये कहती कि अंग्रेज व्यापारी बन के आए, वो भारत में व्यापार करने आए थे। ठीक है। एक विचारधारा ये कहती है कि अंग्रेज व्यापारी बनकर तो आए, ठीक है, लेकिन उनके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये था कि हमें भारत पर अधिकार करना है। एक विचारधारा ये कहती। अब इन दोनों की विचारधाराओं को अपन मिक्स करके देखें तो ये था कि अंग्रेज व्यापारी बन के आए, ललितपुर में मान लो अपने यहां वो व्यापार कर रहे हैं, यूपी के ललितपुर में, ये यूपी है इस टाइप से और ये ललितपुर है अपना, यहां वो व्यापार कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो राजा महाराजा है, वो राजा महाराजा यहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं संभाले है तो क्या होगा, कंपनी लुट नहीं जाएगी, चोरी नहीं हो जाएगी कंपनी में, तो कंपनी अपनी वस्तु बचाने का प्रयास करेगी, व्यापार बचाने का। तो कंपनी क्या रखेगी, सेना रखेगी, और जब सेना रखेगी तो आसपास के जो भी राजा इससे विवाद करेंगे उसको हरा के उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लेंगे, ऐसे होगा। तो एक विचारधारा ये कहती है कि ये भारत पर व्यापारी बनकर आए और इन्हें भारत मिल गया। एक ये कहती है कि ये भारत पर अधिकार करने के उद्देश्य से ही आए थे। अपन ये कहेंगे इन दोनों को मिला के कि ये व्यापारी के रूप में आए, व्यापार कर रहे थे, लेकिन भारत में राजनीतिक शून्यता आ गई। शून्यता का मतलब यह है कि भारत में कोई भी राजा मजबूत नहीं बचा, तो जो समाज था, जो लॉ एंड ऑर्डर था, वो क्या हो गया, शिथिल हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को अलग करके उन राजा महाराजाओं को हरा के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जब क्षेत्र पर अधिकार हो गया, सेना इनकी है, तो ये अपने नियम वहां पर बनाएंगे। और नियम कैसे बनाए, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट से, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, 1813 के चार्टर एक्ट से, फिर 1833 का चार्टर, फिर 53 का चार्टर, फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1927 में साइमन कमीशन, 1935 में भारत सरकार अधिनियम, 1946 में कैबिनेट मिशन, और अंत में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस माध्यम से उन्होंने भारत पर क्या किया, अधिकार करना शुरू कर दिया। और 1947 में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, उसके द्वारा भारत को आजाद कर दिया। वो उद्देश्य नहीं था उनका यहाँ पर अधिकार करना, भाई लोग तो यही कहते था और नहीं था, ठीक है, लेकिन अपन को ये कि अपन को बीच से चलना है भैया। ये अगर व्यापारी बनकर भी आए तो खाली रहेगा क्षेत्र, तो अधिकार कर लेंगे वो, और अगर अधिकार करने के लिए आए तो वो धीरे धीरे अधिकार कर ही रहे थे, धीरे धीरे शक्ति बढ़ा ही रहे थे। ठीक है, दिखा देंगे ना 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसको अपन कल करेंगे। ठीक है, कल अपन दो करेंगे, 1781 का और 1784 का। ठीक है, एक्ट ऑफ 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। थोड़ा पढ़ लेना घर पे जाके, लूसेंट पढ़ लेना।